हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस सीरीज़ में हमने एक पॉडकास्ट के फॉर्मेट में इकोलॉजी को समझने की कोशिश की है और इस यूनिट के 3 चैप्टर्स यहाँ पर हम कवर भी कर चुके हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम और हमारा बायोडाइवर्सिटी। अब फाइनली हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर यानी एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर आ गए हैं, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन रीडिंग। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज़ ग्रोन एनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 years। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी पिछले कुछ समय में, ये तो हम जानते ही हैं। This means increase in demand for food, water, homes, electricity, roads, automobiles and numerous other commodities। अब किसी भी इंसान को अगर जीवित रहना है तो बहुत सारी रिसोर्सेज वो यूटिलाइज करता है, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सामान की उसको ज़रूरत पड़ती है। और यही रीज़न है कि पॉपुलेशन बढ़ने से अर्थ को नुकसान पहुंचेगा, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। अब जैसे कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स में देखा कि रिसोर्सेज तो यार हमेशा ही लिमिटेड होंगी और अर्थ की भी एक लिमिट होगी कि इस पे कितने ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की कितनी पॉपुलेशन को ये सस्टेन कर सकती है। मगर ह्यूमन बींग्स ऐसी कोई लिमिट मान ही नहीं रहे हैं। लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, मेडिकल फील्ड में भी एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो ओवरऑल लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, फर्टिलिटी है वो बढ़ गई है। और हम देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि रिसोर्सेज की अब धीरे धीरे कमी होने लगी है और सबको ये सारी ही चीज़ें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, बिजली, पानी, सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए अर्थ पर लोड तो पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन पॉपुलेशन तो ऐसा लग रहा है कि अनलिमिटेड तरीके से बढ़ती चली जा रही है। सो इससे पोल्यूशन भी हो रहा है। द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन बींग्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने से बिल्कुल ही बैन कर दें। जो है रिप्रोडक्शन तो होगा ही, नेटैलिटी तो होगी ही, पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होगी ही, और डेवलपमेंट को भी पूरी तरह से नहीं रोक सकते। इसीलिए हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है। एनवायरमेंटल इश्यूज जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है या उसको जड़ से कैसे मिटाया जाए। हम ये देखते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन हमको मिले कि डेवलपमेंट भी हमको ना रोकनी पड़े और हमारी एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचे। तो दोनों ही चीज़ें दे गो हैंड इन हैंड और यही तरीका हमको यहाँ पर ढूंढना होता है। Pollution is any undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil। तो pollution की सबसे पहले शुरू में हमको यही definition बताई जाती है कि अगर कोई contamination हो रहा है हमारे environment में, कोई undesirable substance, कोई बेकार चीज़ जो कि नुकसान पहुंचा सकती है living organisms को, ऐसी चीज़ environment में add हो गई है, ऐसा substance आ गया है, तो इसको हम pollutant कहते हैं और इस process को pollution कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये एयर, लैंड, वाटर, सॉइल हमारी एबायोटिक एनवायरनमेंट के किसी भी एलिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। Agents that bring about such undesirable change are called pollutants. In order to control environmental pollution, Government of India has passed Environment Protection Act in 1986 to protect and improve the quality of our environment, यानी एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों ही चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आर रेस्पिरेटरी नीड्स। अब एयर एक ऐसा रिसोर्स है कि सबको वो यूज़ करना ही करना है, मजबूरी है, एयर तो इनहेल करनी ही पड़ेगी। और इसमें अगर पोल्यूशन है, इसमें अगर कंटेमिनेंट्स हैं, इसमें अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तब भी कुछ नहीं किया जा सकता। हमें उसी एयर को ब्रीद इन करना है। इसीलिए एयर पोल्यूशन इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर को यूज़ भी करेंगे, एयर के आसपास भी रहेंगे, और अगर वो गंदी है तो कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है और वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी ही करेगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को। सिर्फ एनिमल्स की नहीं, प्लांट्स के भी हेल्थ को ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं अगर एयर में पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। प्लांट्स की भी ग्रोथ को कम कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। एयर पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डेलेटेरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। अब कितना नुकसान एयर पोल्यूशन किसी को पहुंचा सकता है, सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज़ कि पोल्यूटेंट जो है कौन सा है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एयर के अंदर। और तीसरी चीज़ कि कितनी देर के लिए उस पोल्यूटेंट का एक्सपोजर हमको मिल रहा है, कितनी देर के लिए हमें उसको ब्रीद इन करना पड़ रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना नुकसान हमें पहुंचा सकता है। अब कहाँ से ये पोल्यूटेंट्स आते हैं? स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मफुल
together with harmless gases such as nitrogen, oxygen. These pollutants must be separated or filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. तो अब जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, इनमें से जो भी गैशियस इफ्लुएंट निकल रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है, एटमॉस्फेयर में इसको डायरेक्टली हम रिलीज नहीं कर सकते, इससे पहले कि इसकी सफाई कर दी जाए. और अगर ऐसा कर लेते हैं, अगर इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन हो जाती है, रूल्स बन जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. मगर देखा यही जाता है कि देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो अब जो हवा हमारे फैक्ट्रियों से निकल रही है, जो स्मोक है, जो भी उसमें पार्टिकुलेट या गैशियस इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको साफ करने के भी हमारे पास कई तरीके होते हैं. तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ किया जा सकता है, एंड इट कैन रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. It has electrode wires that are maintained at several thousand volts, काफ़ी हाई वोल्टेज पे मेंटेन करे जाते हैं ये तार, and they produce corona that releases electrons. तो कोरोना डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जाके डस्ट पार्टिकल्स पे या जो भी पार्टिकुलेट पोल्यूशन है उस पर जाके चिपक जाते हैं. These electrons attach to dust particles, giving them a net negative charge. तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिस्चार्ज हुए, जो कि बिजली का डिस्चार्ज हो रहा है, स्पार्क्स होते हैं, ऐसा दिखता है, इसने जाके हमारे डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज दे दिया. द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल. तो उस तरह से हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है उसके पास जाके ये नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और हमारी हवा उनसे फ्री हो जाती है. नाउ अनदर थिंग दैट वी कैन यूज टू क्लीन द एयर बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, अ स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. हमारा स्क्रबर जो है एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, अगेन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. इवन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमारे गैशियस पोल्यूटेंट को भी ये हटा सकता है. इन अ स्क्रबर, एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम. Recently, we have realized the dangers of particulate matter that are very, very small and not removed by these precipitators. तो हमारे पास स्क्रबर या प्रेसिपिटेटर है, वो थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं को हटा पाएगा, लेकिन जो बहुत छोटे होते हैं उनको रिमूव करना इस तरह के डिवाइसेस के बस की बात नहीं होती. और अब हमें पता लगा है कि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं यही हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. जो बड़े बड़े धूल के या धुएं के पार्टिकल्स हैं उनसे हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास भी यार कुछ तो मैकेनिज्म्स हैं ही कि पल्यूटेंट्स के साथ, डस्ट के साथ कोप किया जा सके. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और जो भी हेयर प्रेजेंट है उनकी वजह से हवा साफ़ हो जाती है. लेकिन जो बहुत ही छोटे साइज़ के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ना तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हटा पाता है, ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हटा पाता है, और वो हमारी लंग्स में अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर नुकसान पहुँचाते हैं. सो नाउ वी हैव फाउंड आउट कि जितना छोटा पोल्यूटेंट का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाएगा. अकॉर्डिंग टू CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. These fine particulates can be inhaled deep into the lungs and cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death. तो एक तो हमने देखा कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ pollution, air pollution. दूसरी चीज़ automobiles. They are also a major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. As the number of vehicles increase on the streets, this problem is now shifting to other cities too. तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं रोड्स पे, और हर एक व्हीकल अपना जो भी पल्यूटिंग एयर है वो रिलीज कर रहा है, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलॉन्ग विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे एमिट. कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट आर fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases. As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. तो हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो भी गैस निकल रही है, जो भी हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है ऑटोमोबाइल से, वो थोड़ा हार्मलेस गैसेस का कंपोज्ड हो, उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाए, और अगर कोई भी उसको इनहेल करे तो उतना ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. तो इस तरह से ऑटोमोबाइल्स में से निकलने वाले जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं. बस बात यही है कि चाहे हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इस डिवाइस को यूज़ करना मैंडेटरी होना चाहिए. हम ये लॉज बनाएं और उनको एनफोर्स करें.
ताकि डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बिना हम कंटिन्यू कर सकें। तो देखो, ऑटोमोबाइल्स एक मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, वहाँ पर हम गाड़ियों में इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हैं ताकि जो भी गैसेज एमिट हो रही हैं वो हार्मलेस बन जाए। उसी तरह से हमारे पास स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था फैक्ट्रीज के लिए। मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। अच्छा, in India, the Air Pollution Act came into force in 1981, but it was amended in 1987 to include noise also as an air pollutant. अब एयर पोल्यूशन को सिर्फ जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वही नहीं, बल्कि और एक्सटेंड कर दिया इस टर्म को, और नॉइज़ को भी एयर पोल्यूशन में ही इंक्लूड किया गया कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ये भी नुकसानदायक है और इसको भी एयर पोल्यूशन का ही हिस्सा माना जाएगा। नॉइज इज एन अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। तो जब ज़्यादा शोर हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत तेज़ हो, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, कभी कभार अगर लगातार कोई आवाज़ हमारे पास आ रही है जो कि अनडिज़ायरेबल है और भले उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ना हो, धीमी ही हो, फिर भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल तो होता ही होता है। We have got used to associating loud sounds with pleasure and entertainment, not realizing that noise causes psychological and physiological disorders in humans. तो हमारे जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना होता है। हम लोगों को आदत है, कई कल्चर्स में जो है शोर को खुशी के साथ एसोसिएट किया जाता है, और हमारे देश में भी ऐसा ही है। लेकिन अगर लंबे समय तक इस तरह की नॉइज़ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज़ आ रही है, हम एक्सपोज होते हैं, तो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। ये तो हम जानते ही हैं कि आवाज़ कितनी तेज़ है, इसकी इंटेंसिटी को डेसिबल में मेजर किया जाता है। अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, अगर 150 डेसिबल या इससे ज़्यादा साउंड के लेवल से हम एक्सपोज हो जाएं, लाइक the one generated by the takeoff of a jet plane or a rocket, it may damage eardrums and permanently impair our hearing ability. तो अगर बहुत तेज़ आवाज़ से एक्सपोज होते हैं तो ऐसे केस में हमारे कान डैमेज हो जाते हैं, हियरिंग एबिलिटी हम लूज़ कर सकते हैं। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस। तो अगर नॉइज़ का लेवल कम भी है लेकिन लगातार वो नॉइज़ आ रही है तो हमें उसकी आदत तो पड़ जाती है, लेकिन नुकसान हमें वो भी पहुँचाता है। इट कॉजेज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, altered breathing pattern, and it considerably stresses humans. तो ह्यूमन बींग्स रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ की आसानी से आदत पड़ जाती है, लेकिन नॉइज़ जो है बहुत हार्मफुल चीज़ है और फिजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों तरह की हेल्थ को अफेक्ट करता है और स्ट्रेस का कारण बनता है। Considering the many dangerous effects of noise pollution, you can identify the unnecessary sources of noise pollution around you, which can be reduced immediately without any financial loss to anybody. Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound-absorbent materials or by muffling the noise. Stringent following of laws laid down in relation to noise, like delimitation of horn-free zones around hospitals and schools, permissible sound levels of crackers in loudspeakers, timings after which loudspeakers cannot be played, etc., needs to be enforced to protect ourselves from noise pollution. तो यही देखते हैं हम कि हमारे पास बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए पोल्यूशन को कम करने के तरीके तो होते हैं, लेकिन इन तरीकों को एनफोर्स करना, मेक श्योर करना कि सब लोग इन्हें अपना रहे हैं, इन्हें यूज़ कर रहे हैं, और हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस रोके बिना हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सवाल रहता है। अच्छा, हर तरह के पोल्यूशन के लिए इन्होंने कुछ केस स्टडीज़ भी हमको दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में, लेकिन उन केस स्टडीज़ में कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि एयर पोल्यूशन के केस में हमारे पास दिल्ली की केस स्टडी उन्होंने दी हुई है कि पहले इतने सारे व्हीकल्स थे, इतने सारे ऑटो चलते थे, सब पेट्रोल पे चलते थे, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, और फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उन सबको मैंडेटरी कर दिया कि तुमको सीएनजी पे ही चलना पड़ेगा, और क्योंकि पेट्रोल के कंपैरिजन में ये क्लीनर फ्यूल है, थोड़ा इको फ्रेंडली है, इसीलिए दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लेवल को कम करने में इससे हमें काफ़ी मदद मिली। तो ये हमारे पास हो जाता है केस स्टडी एयर पोल्यूशन का। अब आ जाओ वाटर पोल्यूशन पे, क्योंकि केस स्टडीज़ मेरे साथ डिस्कस करने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद भी रीड करोगे तो आपको बढ़िया समझ आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। अब ह्यूमन बींग्स को तो यही लगता है कि रनिंग वाटर है तो इसमें चाहे कितनी भी गंदगी हो वो तो आगे बह जाएगी और पीछे से दोबारा साफ पानी आ जाएगा, लेकिन अब हमें पता है कि असल में ऐसा नहीं है। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफलाइन एज वेल एज दैट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड, the ponds, lakes, streams, rivers, estuaries, oceans, they are becoming polluted in several parts of the world. Realizing the importance of maintaining cleanliness of water bodies, the government of India has passed the Water
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन 1974। तो इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, जो भी डेट्स मैंने अभी तक मेंशन की हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ये कौन से साल में पास हुए हैं, ये हमको ज़रा ध्यान रखना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें से नीट में सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं है, आराम से बड़ी ही जल्दी और सही स्पीड से हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वाटर का प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1974 में, वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने पास किया था वाटर रिसोर्सेज को, वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए। अब वाटर पोल्यूशन होता तो है, लेकिन जैसे एयर पोल्यूशन के हमने एक दो मेन सोर्स देखे, एक तो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वैसे ही वाटर पोल्यूशन का क्या सोर्स है? मेनली डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, in the cities and towns, we wash everything into drains. Have you ever wondered where the sewage that comes out of our houses goes? हमें environmental issues के बारे में अगर समझना है तो सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को क्वेश्चन करना होता है कि हम इतना सारा पानी बहा देते हैं, वो नाली में तो चला जाता है, लेकिन वो नाली आगे कहाँ जाती है? हम हमारे घर में इतना सारा कूड़ा जनरेट करते हैं, इतना सारा गार्बेज होता है, इतना सारा वेस्ट होता है, हम तो उसको कूड़े वाले को दे देते हैं, हम तो उसको अपने घर से बाहर रख देते हैं, लेकिन इसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? तो हमारे जो भी डेली लाइफ में हम चॉइसेस ले रहे हैं, किस तरह से हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये हमें सोच के चलना चाहिए। सो टाउन्स और सिटीज़ में तो ये ड्रेन्स में जाता है, ये सीवेज सिस्टम होता ही है। व्हाट हैपन्स इन विलेजेस? इज द सीवेज बीइंग ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्सड विद इट? A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. अब ये जो सीवेज है, इसमें सबसे दुख की बात ये है कि है तो ये गंदा पानी, लेकिन असल में इसमें गंदगी की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप एक बाल्टी पानी से नहा रहे हो तो उसमें आपकी बॉडी से कितनी डर्ट निकल गई होगी। कम से कम अगर एक बाल्टी पानी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बराबर की या कंपेरेबल अमाउंट की डर्ट तो हमने उसमें नहीं बहाई होगी। तो हम किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए जितना पानी यूज़ करते हैं, असल में उतनी इम्प्योरिटीज़ उस चीज़ में नहीं होती हैं। सोचो, अगर एक बाल्टी पानी से हम नहा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे शरीर से भी एक बाल्टी मैल निकल जाएगा। बहुत ही एक माइन्यूट अमाउंट होगा, और बाकी सारा पानी जो भी हमने बहा दिया अपने शरीर को साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और असल में इम्प्योरिटीज़ का अमाउंट था बहुत कम। तो अब जो सीवेज बनी उसमें यही बड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर पानी तो उसमें साफ़ है, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन इम्प्योरिटीज़ के बावजूद भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अ mere 0.1% इम्प्योरिटीज़ मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। वी हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव। सॉलिड्स को तो हटाया जा सकता है फिजिकल मेथड से, कोई सॉलिड वेस्ट है तो। वॉट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव are dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients. Domestic sewage primarily contains biodegradable organic matter which readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms. तो जो हमारे घर का वेस्ट है उसमें मेनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, हमारे ह्यूमन बींग्स का वेस्ट मैटर होता है, एंड ये हमारे नेचर में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं। They can multiply using organic substances as substrates and utilize some of the components of sewage. Is it possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring the biochemical oxygen demand? तो biological oxygen demand या biochemical oxygen demand यानी BOD जो हमारा है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पानी में, वेस्ट वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये मेजर करने के लिए। In the chapter on microorganisms, we also read about the relation with BOD, microorganisms and amount of biodegradable matter. तो ये तो हमने देखा कि हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से, कहीं से भी जो इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं या वेस्ट वाटर निकल रहा है वो जाके हमारी वाटर बॉडीज़ को पल्यूट कर सकता है, वहाँ पर पल्यूशन कॉज कर सकता है। जैसे कि हमारे फैक्ट्रियों में से निकलने वाले धुएँ को जब तक हम साफ़ नहीं कर देते हैं, थोड़ा फिल्टर नहीं कर देते हैं, हमें उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमारे सीवेज के साथ भी है, वेस्ट वाटर के साथ भी है कि जब तक हम इसकी सफाई नहीं कर देते, हार्मफुल सब्सटेंसेस को इसमें से हटा नहीं देते, तब तक हमें किसी नेचुरल वाटर बॉडी में जाकर इसको मिलने नहीं देना चाहिए। तो चलो अगली बार यही देखेंगे कि अगर ऐसा होता भी है, अगर बहुत सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस किसी वाटर बॉडी में पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह की चेंजेस ये इंड्यूस कर सकते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की, क्यों हमें इसको रोकना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हमने बात की थी, इसके सिग्निफिकेंस को आगे और समझेंगे और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स अगली बार डिस्कस करते हैं। तो चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम।